हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी अकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो क्लास 6 चैप्टर 1 ये है हमारे ज्योग्राफी का, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हम आई बटन पर जाकर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब बता दिए थे, ध्रुव तारा क्या होता है, यहाँ पे खगोलीय पिंड क्या होता है, सब कुछ हम बता चुके थे। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सूर्य, यहाँ से पढ़ने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए बिना देरी किया। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना पसंद नहीं आती तो आपकी मर्जी, डिसलाइक मारना है तो डिसलाइक मार दीजिएगा। चलिए तो हम बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले कीवर्ड्स दिए हुए हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य को देवता कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों के लिखे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पौराणिक कथा में सूर्य को देवता कहते हैं, सूर्य देव कहते हैं, चंद्र देव कहते हैं, मतलब देवताओं में कहते हैं सूर्य को देवता कहा जाता है। अब यहाँ पे अगला हमारा दिया है शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा से करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी का हम अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज्योग्राफी को हम क्या समझते हैं, भूगोल, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। एक अंग्रेजी शब्द है, ये कहाँ का शब्द है, एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, यानी पृथ्वी का विवरण। अब यहाँ पे यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी से के संबंध में और अधिक जाने। जियोलॉजी जियो का मतलब पृथ्वी होता है, जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। जियोइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, इसे भू आकार भी कहते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है सूर्य। अब सूर्य क्या होता है, सूर्य हम लोग जानते हैं, आसमान में हम रोज़ देखते हैं, सुबह सुबह सूर्य उगता है। सूरज भी कहा जाता है इसे। अब सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसको सौर परिवार का मुखिया भी कहा जाता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। अब इससे यहाँ पे ये मैं बताता हूँ आपको कि ग्रह सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जैसे हमारी पृथ्वी, जैसे हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसे नीचे खींच लेती है, मतलब नीचे गिर जाता है ना, वैसे सूर्य का खिंचाव बल पृथ्वी ग्रहों को अपने तरफ खींचे रखता है, ताकि तभी वो एक दूसरे से चक्कर लगाते रहते हैं। वो एक जगह बिखरते नहीं है, मतलब इधर से इससे निकल के कहीं और चले गए, ऐसा नहीं होता। वो एक ही स्थान पर चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि सूर्य का खिंचाव बल उन्हें बांधे रखता है। अब सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, वह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, यह मैंने बता दिया। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है सौरमंडल में प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि सूर्य से ही हमारी जितने भी चांद है, पृथ्वी, सब सूर्य से ही रोशनी लेते हैं, सूर्य से ही प्रकाश लेते हैं। तो सूर्य हो गया प्रकाश का एकमात्र स्रोत हो गया। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ देखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। अब है ग्रह क्या होता है। ग्रह सबसे बोलते ही आपका सबसे पहले दिमाग में क्या आता होगा, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एक ग्रह है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, पहले सूर्य के दूरी के अनुसार, यानी पहला ग्रह हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र, तीसरा हो गया हमारी पृथ्वी, चौथा हो गया मंगल, पांचवा हो गया बृहस्पति, छठा हो गया शनि और सातवां हो गया यूरेनस तथा नेपच्यून।
अब आप बोलेंगे कि ऐसे हम इतना याद कैसे रखेंगे इसे, तो इसे याद करने के लिए भी फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट में, यहाँ पे दिया गया, देखिए कोष्ठ में दिया गया है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, इसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना होगा। जैसे सेंटेंस क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर, ये देखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यहाँ पे जो ये है पिंक पिंक कलर में इसे हाईलाइट कर दिया गया, ये हमारे ग्रह के नाम के पहले अक्षर है। तो एम मरकरी, वी वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे लगातार है ये। तो ये सेंटेंस आप याद कर लीजिएगा, ये इंग्लिश में आपको याद हो जाएंगे और हिंदी में तो आप याद कर ही लेंगे, या फिर इंग्लिश टू हिंदी तो आप जानते ही हैं कि इतना कि मरकरी किसे कहते हैं और वीनस किसे कहते हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अब यहाँ पे एक देखिए कीवर्ड दे रहा है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसको बहुत डिटेल में समझाया था, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। अब यहाँ पे है खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध। खगोलीय पिंड क्या हो गया, तारा, हमारी पृथ्वी, चांद, जो भी हम रात में देखते हैं, ये सब हो गया खगोलीय पिंडों। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति, कितना स्पीड से कौन चल रहा है, कितना स्पीड से उन पे खिंचाव पड़ रहा है, ये सब उनकी गति एवं के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। इसको मैंने डिटेल में पार्ट 1 में बताया, पार्ट 1 आप नहीं जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उसे नहीं देखेंगे तो आप इसे नहीं देख पाएंगे, इसमें बहुत दिक्कत आ सकती है। के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। अब सब जो भी हमारे ग्रह चंद्रमा सब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या क्यों चमकते हैं, सूर्य से ये प्रकाश लेते हैं, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं। और इसमें पहले ही बताया गया कि सूर्य प्रकाश का एकमात्र केंद्र है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया था सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र केंद्र है। यहाँ पे दूसरी लाइन में है शुरुआत से, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। मतलब जिस एरिया में वो ग्रह सब चक्कर लगाते हैं सूर्य का, वो क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। ये याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन हो गया एक तरीके से। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। अब यहाँ अगला है पृथ्वी, इसे निकाल दिया गया प्लूटो को अभी सौरमंडल से अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने। अब यहाँ है पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है, भू आब। और भू आब का मतलब क्या होता है, यानी पृथ्वी के समान आकार।
अब जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही हो पाई है। पृथ्वी ने तो अधिक गर्म है, ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अब ये कोई बता सकता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की क्यों दिखाई देती है? मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। पानी का रंग कैसा होता है? नीला। इसलिए क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ कीवर्ड्स दिए गए कुछ। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यानी सूर्य हमसे कितना किलोमीटर दूर है बता लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मतलब ऐसे ही आप एक दूसरे से जोड़ते हुए चलेंगे तो याद करने में आसानी होगी। अब यहाँ रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? हाँ, भारतीय में भी गया है, जैसे राकेश शर्मा हो गया, ये भी चंद्रमा पे गए हुए हैं। अब यहाँ पे हाँ, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 हिस्सा है। मतलब पृथ्वी के व्यास को अगर 4 हिस्से में बांट दे तो उसका जो एक हिस्सा बनता है उतना बड़ा बस चंद्रमा, मतलब पृथ्वी से बहुत छोटा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। कोई भी चीज़ को नज़दीक से देखेंगे तो बड़ा ही दिखेगा और जितना दूर होता जाएगा उतना छोटा दिखता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। सूर्य कितना 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना का अंतर हो गया? बहुत का अंतर हो गया। अब यहाँ पे ये याद कर लीजिए, उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह यहाँ पे पिंक बॉक्स में दिया गया है। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी उपग्रह, हमारा ग्रह जो है ये किसके? सूर्य के चक्कर लगाता है। और उपग्रह है ये किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है उपग्रह। और हमारा उपग्रह क्या है? चांद है। ठीक है, उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाता है और हमारा उपग्रह चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? यह कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। ये नाम याद कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये वाला नीचे वाला पैराग्राफ याद कर लीजिएगा और ये दोनों आपको डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। और अंतरिक्ष में ग्रह देखिए ऐसे तैरते रहते हैं। और ग्रह का काम क्या होता है? जैसे आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, या फिर कंप्यूटर पे जिस पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप पे, वो सब किसकी वजह से चलता है? हमारे मानव निर्मित उपग्रह है जो सैटेलाइट कहते हैं, उन सब की वजह से चलता है। आप जो न्यूज़ चैनल देखते हैं और न्यूज़ चैनल में टावर कैसे पकड़ता है, मतलब नेटवर्क कैसे पकड़ता है, वो सैटेलाइट या उपग्रह की मदद से पकड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। साथ साथ बोलते रहेंगे तो याद करने में आसानी होगी। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। मतलब मैं बता के दिखाता हूँ। ये चांद है, ये
पृथ्वी को ऐसे करके चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी है, इसको चक्कर लगा रहा है, तो ये पूरा चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है। और ये अपने धुरी पे घूमने में ही, मतलब ऐसे ही गोल गोल घूमने में, ऐसे गोल गोल अपने 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 ऐसे गोल चक्कर लगाने में ही अपना ये 27 दिन लगाता है। ये हमारी पृथ्वी ऐसे करके कितना देर में चक्कर लगाती है अपना? 24 घंटे में अपने धुरी पे घूमती है। और अपने ठीक है, यहाँ पे हम अगला देखते हैं। हाँ, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अनुकूल क्यों नहीं है? इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा की जो आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा दाग दाग लगता है, जो चांद पे दाग है। और चांद पे दाग वो क्या होता है कि उसकी सतह पर गड्ढे हैं और खोखला है, खोखला नहीं है, गड्ढे हैं, उबड़ खबड़ है चंद्रमा की सतह, इसलिए वो ऐसा दिखता है, दाग की तरह दिखता है, जैसे लगता है कि चांद पे दाग लगा हुआ है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब टूट जाते हैं, जैसे ग्रहों के टुकड़े हो जाते हैं, तो वो सब वो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, उन्हीं सबको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये सब भी ऐसे तैरते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। वही मैंने आपको बताया कि ग्रह जब टूट जाते हैं किसी ब्लास्ट होने के कारण, तो फिर उसके टुकड़े अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं, वही क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुई। सब कुछ मैंने बता दिया, एकदम वही चीज़ दी गई है। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सब पार्ट 1 देख लीजिएगा, तब और अच्छे समझ आएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आपने कभी ये सुना कि जैसे टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना, टूटता हुआ तारा टूट गया, टूटता हुआ तारा देखा है मैंने, ऐसे कहते हैं टूटता हुआ तारा। वो जो तारा जो टूटता हुआ तारा नहीं होता, यही क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड होते हैं, जो उतना ऊपर से आ रहे हैं, तो इतना स्पीड से आते हैं कि उसका हवा काटते काटते वो एकदम उसे गर्म करते 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 उसमें आग पकड़ लेते, एकदम चमकने लगता है। तो वही लगता है कि तारा टूट रहा है, ठीक है। या फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये ज़रूर देखा होगा आप सबने। नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिएगा। अच्छा, अपनी छत पे रात में जाके देख लीजिएगा, ये दिख जाएगा आपको। यह लाखों तारों का समूह है, जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, गिनना लगभग नामुमकिन है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। इसका नाम आकाशगंगा क्यों पड़ा? क्योंकि प्राचीन काल में लोग ऐसे समझते थे कि आकाश में एक रोशनी की प्रकाश की नदी बह रही है। उसी नदी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। मतलब उस नदी को कहते नहीं है, उस लोग समझते थे कि प्रकाश की नदी बह रही है, उसी को हम आज आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों एवं बादलों तथा गैसों के एक प्रणाली है। अब यहाँ पे अब बताइए, एक तारा कितना बड़ा होता है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सूर्य के सेंटर से उसके किनारे तक रोशनी पहुँचने में ही लाखों साल का समय लग जाता है। तो सोच लीजिए कि एक तारा कितना बड़ा होता है।
और ये ऐसे ही कई करोड़ों तारों, एक तारा नहीं करोड़ों तारों, बहुत तारे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया हो जाता है वो। बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के कि लाखों आकाशगंगा, इस प्रकार की भी लाखों आकाशगंगा है, जो एक आकाशगंगा में करोड़ों तारे होते हैं। एक तारा कितना बड़ा होता है। बादलों तथा गैसों की प्रणाली है। इस तरह की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मेरे को लगता है कि ये वाला टॉपिक आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये वाला आपको समझ आ ही गया होगा कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं? जो हम आसमान में देखते हैं, प्रकाश की एक बहती नदी की तरह दिखती है, उसी को हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में हम इसे लोग क्या सोचते थे इसे, कि आकाश में प्रकाश की नदी बह रही है, उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। और ऐसी, अब यहाँ पे ब्रह्मांड क्या होता है, ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं, लाखों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। अब ये बताइए, कोई कैसे पता कर लेगा कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है हमारा, इतना बड़ा ब्रह्मांड को कोई कैसे खोज लेगा इतना? और वैज्ञानिक अभी हमारा कितना अरबों साल तक खोज चलते रहेगी, तब भी हम पूरे आकाशगंगा को खोज पाएंगे क्या? नहीं खोज पाएंगे। करोड़ों तारों आकाशगंगा, इस तरह पूरे ब्रह्मांड को खोजने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक, लेकिन ऐसे करोड़ों साल तक अभी चलते रहेगा, तब भी हम कितना खोज पाएंगे पूरे ब्रह्मांड को? तब सोचिए कि ऐसे ब्रह्मांड कब खत्म होगा, कहीं खत्म नहीं हो, ये आप नहीं, शून्य मान लीजिए कि खत्म नहीं होगा कहीं पे। अभी मिलकर ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हाँ कठिन तो है ही भाई, इतना बड़ा एरिया कोई कैसे समझ सकता है कितना विशाल होगा इसका। हमने कभी अंतरिक्ष में तो गए नहीं है जो हम लोग को पता होगा। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे ब्लू बॉक्स में दिया गया है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? ये कोई भी बता सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम की तरह लगता है, मैंने भी बहुत बार ये खेला है। जैसे ये गेम कैसे खेला जाता है पता है? जैसे आप कहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं वो ज़िला, और फिर उस ज़िला से बढ़ते राज्य, राज्य से आपका देश, और देश से कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से सौरमंडल, आकाश गंगा, ब्रह्मांड। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, खेल के देखिएगा। ये बहुत ही मस्त गेम है, ये आप खेलिएगा। तो चलिए, अब यहाँ पे अभ्यास है, और ये अभ्यास हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ऐसी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इन बाद में मौका मिले ना मिले, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो हम ज़रूर इसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।